हेलो प्यारे बच्चों, तो लास्ट टाइम हमने गोज लॉ की जो स्टेटमेंट है वो पढ़ ली थी। आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का जो हमारा पोर्शन चल रहा है उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो है डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गोज थ्योरम। यानी गोज थ्योरम का यूज करके हम क्या करेंगे, कूलम्स लॉ को डिराइव करेंगे। ठीक है ना। लास्ट टाइम क्या किया था, लास्ट टाइम हमने गोज लॉ को डिराइव किया था कूलम्स लॉ से। आज हम उल्टा चलेंगे उसका, यानी गोज थ्योरम का यूज करके कूलम्स लॉ को डिफाइन करेंगे जी। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आज हम कूलम्स लॉ को डिराइव करेंगे गोज थ्योरम से। ओके जी, तो सबसे पहले देखिएगा, ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है, और पॉइंट चार्ज कौन है, क्यू पॉइंट चार्ज है, जिसे किस पॉइंट पे रखा गया है, ओ पॉइंट के ऊपर रखा गया है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट चार्ज क्यू है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण जो फील्ड पैदा होगा, इसके कारण जो फील्ड पैदा होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसके कारण जो फील्ड पैदा हुआ उसकी डायरेक्शन हमने ले ली आउटवर्ड है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, नाउ अब कहता है ये जो हमारा चार्ज Q है, इस चार्ज के चारों ओर हमने एक सरफेस ड्रॉ कर दिया, किसकी फॉर्म में, एक स्फीयर की फॉर्म में। क्यों, क्योंकि स्फीयर ही पॉइंट चार्ज के कारण वो शेप है जिसके हर पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, सेम होगी। ठीक है जी, तो हमने माना ये जो स्फीयर है हमारा, इसकी रेडियस कितनी ले ली, r। ठीक है, इसकी रेडियस क्या है, r है। तो देखिएगा, तो हमारा जो गोज लॉ है वो क्या कहता है, गोज लॉ कहता है जी E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा गोज लॉ कहता है। ठीक है, तो इसको प्रूफ हमने इसका यूज करके क्या करना है, कूलम्स लॉ डिराइव करना है। ठीक है, तो देखिएगा, ये हमारा चार्ज है, ये एक इसका गोजियन सरफेस है, इस चार्ज के कारण E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब ये देखिए, ये क्या है, ये एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया हमने। ठीक है, ये क्या, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट है, एक छोटा सा एलिमेंट है। इस एरिया एलिमेंट की अगर हमने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, इस एरिया एलिमेंट की अगर डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी जी, इट ऑलवेज लाइज इन ए डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर होगी, किसके, इस एरिया एलिमेंट के। कैसे परपेंडिकुलर होगी, देखिएगा, दिस। ओके, तो दिस इज ds। अब डायग्राम में हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि ds एंड E बोथ लाइज इन सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। ठीक है जी, आइए सोल्व करते हैं। सो E डॉट ds कोस 0 इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि E और ds के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 0 है। सो दिस E डॉट ds कोस 0। ओके, E ds कोस 0 क्या होगा, 1, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, सो नाउ हियर E ds इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। E क्या है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो कांस्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि जो हमारा चार्ज है पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज के कारण इस स्फीयर की बाउंड्री के ऊपर, चाहे वो यहां हो चाहे यहां हो, किसी भी पॉइंट के ऊपर हो, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और इंटीग्रेशन में सिर्फ क्या आएगा हमारे पास, ds आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, नाउ ds हमारे इस स्फीयर का एक छोटा सा पोर्शन है। जो ds है वो इस स्फीयर का एक छोटा सा पोर्शन है। अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो वो पूरे के पूरे स्फीयर का एरिया होगा, और पूरे के पूरे स्फीयर का जो एरिया है वो क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर। ओके, 4 पाई r स्क्वायर होगा जी। ठीक है, नाउ सो दिस E ds 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब नाउ E, अगर हमने E फाइंड आउट करना है
देन दिस इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर ए स्क्वायर। ये आ गई जी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज Q के कारण, ठीक है। लेकिन हमें कूलम्स लॉ करना है, तो कूलम्स लॉ के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं बल्कि क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो इसको आप नोट करें यहां तक, आगे चलते हैं फिर हम। ओके चलिए, ओके नाउ अब कहते हैं जी मैंने माना एक टेस्ट चार्ज है Q0, ठीक है, ऑन द सरफेस। हमारे पास एक टेस्ट चार्ज मान लिया Q0 ऑन द सरफेस, इस सरफेस के ऊपर। तो इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q, ठीक है, तो वो फोर्स क्या होगा, Q0 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो हमारा Q चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है वो। ओके, सो Q E की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए स्क्वायर। सो द फोर्स इज Q0 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर ए स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमारी कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट है। तो इस तरह से हमने कूलम्स लॉ को प्रूफ कर दिया, किसका यूज करके, गोजे थ्योरम का यूज करके। तो दिस इज द डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गोजे थ्योरम। तो जल्दी से देखिए अब इसे, फिर हम आगे चलते हैं। अब हमने बात करनी है गोज लॉ की एप्लीकेशंस की। मतलब कई बार ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम कूलम्स लॉ का यूज नहीं कर सकते। किस केस में, अगर आपको याद हो कूलम्स लॉ के केस में क्या होता था, कूलम्स लॉ जो है वो हम अप्लाई करते थे सिर्फ पॉइंट चार्जेस के ऊपर। अगर जो हमारा पार्टिकल है वो पॉइंट चार्ज नहीं है, अगर पार्टिकल पॉइंट चार्ज नहीं है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, गोज थ्योरम का यूज करेंगे। तो इसी बेस पे हमारी गोज थ्योरम की कुछ एप्लीकेशंस हैं, और सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। मतलब हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइटली, मतलब हमें उसकी लेंथ का कोई भी आइडिया नहीं है, तो उसके कारण उसके आसपास के रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे, किसका यूज करके, गोजे थ्योरम का यूज करके। तो देखिएगा, डायग्राम समझिएगा पहले, ठीक है। ये हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रोड है, एक यूनिफॉर्म चार्ज रोड है, जिसके ऊपर जैसा आपको दिखाई दे रहा है कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसकी जो लेंथ है वो हमें नहीं पता कितनी है, यानी प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक है, ठीक है जी। अब इसके कारण आसपास फील्ड पैदा होगा। अब उस फील्ड की वैल्यू हमने निकालनी है किसका यूज करके, गोज लॉ का यूज करके। तो जब हम गोज लॉ का यूज करेंगे तो गोज लॉ अप्लाई करने से पहले हर जगह हम क्या करेंगे, एक गोजियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, एक ऐसा गोजियन सरफेस ड्रॉ करेंगे जिसकी सरफेस पे हर पॉइंट पे इस वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो, सेम हो, ठीक है। अब जब वायर स्ट्रेट है, स्ट्रेट मींस एक सिलेंड्रिकल शेप है, तो इसका जो गोजियन सरफेस होगा जी वो भी कैसी शेप का होगा, सिलेंड्रिकल शेप का ही होगा। क्यों, देखिए यहां हमारा चार्ज है ये, ठीक है, इस चार्ज के कारण यहां जो फील्ड होगा या यहां जो फील्ड होगा सेम होगा। उसी तरह से यहां से यहां और यहां जो फील्ड होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए एक स्ट्रेट वायर के केस में जो गोजियन सरफेस है उसकी जो शेप है वो कैसी आएगी, सिलेंड्रिकल आएगी। ओके जी, शुरू करते हैं अब देखिएगा। नाउ दिस इज गोजियन सरफेस। तो गोजियन सरफेस क्या है, एक ऐसा क्लोज सरफेस है जिसके अराउंड एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ इस तरह से होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी एक फिक्स वैल्यू हो एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस, दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चार्ज जो पॉजिटिव है, अब जब चार्ज पॉजिटिव है तो इसके कारण जो फील्ड होगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, इस तरफ लगा हुआ या इस तरफ, दोनों तरफ जो फील्ड है वो ऐसे होगा, ठीक है। इधर भी जो फील्ड है वो ऐसे होगा और यहां भी जो फील्ड है वो ऐसे होगा, ठीक है, और यहां भी जो फील्ड है वो ऐसे होगा, ठीक है। अब इसी बात है, बाहर की तरफ होगा क्योंकि जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब हमारा जो गोज लॉ है वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गोज लॉ E डॉट ds
ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा गोज लॉ है जी, ठीक है। अब सुनिएगा, गोज लॉ में ये जो क्लोज सरफेस है ना, ये जो इंटीग्रेशन में शो हो रहा है आपको, यही हमारा गोजियन सरफेस है, ठीक है। इस क्लोज सरफेस की प्लेस पे यहां पर कौन है, सिलेंडर है। तो इसमें 3 रीजन है जी हमारे पास। ये मैंने माना 1 है, ये मैंने माना 2 है, और ये रीजन मैंने माना 3rd रीजन है, ठीक है। तो तीनों केसेस में हम क्या करेंगे, ई और डी एस के बीच में एंगल निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसको पुट कर देंगे। देखिएगा, जैसे आर हमने मानी रेडियस है, ओके, तो हम इसे एक बार इरेज करते हैं। अब देखिएगा डायग्राम समझिएगा पहले ध्यान से। हमने माना सिलेंडर जो हमारा ये गोजियन सरफेस की लेंथ एल है, ये देखिए यहां पे मैंने क्या किया, ये इस सरफेस में छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, दिस, परपेंडिकुलर टू दिस, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां था, इस केस में यहां था। तो ई और डी एस के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ई और डी एस के बीच में एंगल 90 डिग्री। उसी तरह से बाकी में भी, इसमें भी हमने एक एलिमेंट लिया, उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई अगेन इन द अपर फेस आल्सो, ठीक है। अब देखिए डायग्राम, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डीएस के बीच में 0 एंगल है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के बीच में 90 एंगल है, और यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के बीच में 90 एंगल है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा काम। सो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। नाउ सो इस पूरे सरफेस को मैं डिवाइड कर सकता हूं 3 पोर्शंस में, ई डॉट डी एस अराउंड फर्स्ट प्लस ई डॉट डी एस अराउंड सेकेंड सरफेस प्लस E dot ds around a third surface and this is equal to q by epsilon naught, ठीक है जी। अब अपना काम है इनके बीच के एंगल्स देखना। ये ध्यान रखना, ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, सो E एंड दिस, ठीक है। अब फर्स्ट रीजन कौन सा था, फर्स्ट रीजन हमारा ये वाला था, ठीक है। सेकंड रीजन ये वाला था, और थर्ड रीजन ये वाला था जी, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन में जैसा दिखाई दे रहा है, E और DS के बीच में एंगल कितना है, 90, प्लस सेकंड रीजन में E और DS के बीच में एंगल कितना है, 0, प्लस थर्ड रीजन में E और DS के बीच में एंगल कितना है, cos 90, एंड दिस इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। यहां तक देखिए इसे जल्दी और नोट करें, हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमें इन सभी की वैल्यूज पुट करनी है, यानी cos 90 क्या होगा, cos 0 क्या होगा, ठीक है। इन सब की वैल्यू पुट करेंगे और उसको पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। देखिएगा, ओके, चलिए फिर। तो फर्स्ट रीजन में हमारे पास क्या बना, E cos 90 था तो 0, सेकंड रीजन में E इंटू डी एस, cos 0 था तो 1, और थर्ड रीजन में भी E इंटू 0 इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हमारे पास बचा जी सिर्फ सेकंड रीजन, E डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और जो इंटीग्रेशन है वो कौन से रीजन में है, सेकंड रीजन में है, ठीक है। फिर वही पॉइंट, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है गोजियन सरफेस के ऊपर। तो गोजियन सरफेस के ऊपर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी तो E जो है हम उसे इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं, एंड वी गेट ds एंड दिस इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन, ठीक है। अब ds, अगेन ds हमारे पास सिर्फ इस छोटे से पोर्शन का एरिया है, लेकिन मुझे इस पूरे पोर्शन का चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। और सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो क्या होगा, 2 पाई आर एल, एंड दिस इज क्यू बाई, सो दिस इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। E इंटू 2 पाई आर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आगे चले, नोट करें इसे, ओके। सो नाउ नेक्स्ट, यानी हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, E इंटू
2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन ए नॉट, ठीक है, E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू इंटू एप्सिलॉन ए नॉट। अब देखिएगा, हमने माना जी लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लैम्डा क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, और लेंथ क्या है हमारे सिलेंडर की, L, ठीक है, ये जो हमारा पोर्शन इसकी लेंथ क्या है, L, तो लैम्डा इज Q बाई L, सो Q इज लैम्डा इंटू L, ठीक है, Q इज लैम्डा इंटू L, तो जहां पे हमारा चार्ज है वो हम क्या पुट कर देंगे, लैम्डा इंटू L पुट कर देंगे, सो इट बिकम लैम्डा इंटू L बाई में एप्सिलॉन ए नॉट, ठीक है, तो E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा L बाई में एप्सिलॉन ए नॉट। ओके, नाउ आगे चले, नोट करें इसे, सो E इंटू 2 पाई आर एल इज लैम्डा इंटू L एंड आल्सो बाई में एप्सिलॉन ए नॉट, ठीक है, तो L से L हो जाएगा जी कैंसल, सो E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है, तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिलेंडर। तो ये हमारा फाइनल हो गया जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। ओके, तो देखिए कैसे, तो आगे बढ़ते हैं हम, जो हमारा गोज लॉ की एप्लीकेशन हम पढ़ रहे थे उसमें सेकंड जो एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्पेरिकल शेल। ओके, दिस इज थिन, नॉट दिस, ड्यू टू थिन स्पेरिकल शेल, इसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो फाइंड आउट करेंगे। तो देखिएगा जी, इसमें हमारे कुछ केसेस होंगे, कैसे होंगे वो आप देखिए, पहले ये देखें, तो हमारे पास क्या है, एक शेल है, शेल का मतलब समझते हैं ना, जो अंदर से पूरी तरह से खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इस शेल के सरफेस के ऊपर, इस शेल के सरफेस के ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, माना कितना, Q, ठीक है, इस शेल का सेंटर हमने माना जी O है, और इस शेल की जो रेडियस है वो हमने मान ली कैपिटल R, और ये जो शेल है वो अंदर से खोखली है, खाली है, चार्ज Q हो गया जी, ठीक है। अब P हमारा वो पॉइंट है, फर्स्ट केस में इस शेल के कारण हम एक ऐसे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं जो कहाँ लाई करता है, हमारी शेल के बाहर लाई करता है, ठीक है, हमारी शेल के बाहर लाई करता है। अब ये देखिएगा, तो ये जो हमारा पॉइंट P है ना, इस P पॉइंट से पास होता हुआ हमने एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ किया, जो क्या है, गॉसियन स्फीयर है या गॉसियन सरफेस है। इसका मतलब ये जो डॉटेड ग्रीन कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, गॉसियन सरफेस है, ये जो डॉटेड ग्रीन कलर की लाइन है वो क्या है, गॉसियन सरफेस है। ओके, नाउ अब इस P पॉइंट पर हम क्या लेंगे, छोटा सा एलिमेंट लेंगे, ठीक है, डॉट ds इज इक्वल टू Q बाई में एप्सिलॉन नॉट, E डॉट ds इक्वल टू Q बाई में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एज E और ds के बीच में जो एंगल है वो 0 है, तो cos 0 इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, E क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि कहां से आया है, गॉसियन सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी, सो E जो हमारा है वो आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, एंड एयर इज ds एंड दिस इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब E ds क्या होगा, अब देखिएगा, ये जो हमारा पोर्शन है ना, ये छोटा सा पोर्शन है, किसका, इस पूरे स्फीयर का, तो इस पूरे स्फीयर का एरिया क्या होगा, 4 पाई RA स्क्वायर, 4 पाई RA स्क्वायर, सो 4 पाई R स्क्वायर is equal to Q by epsilon naught. So E is equal to Q by 4 pi epsilon naught into R का स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन स्पेरिकल शेल एट ए पॉइंट विच लाइज आउटसाइड दी शेल, ठीक है, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। और अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो ये वही है जो किसके कारण आता था, एक पॉइंट
चार्ज के कारण आता था। किसके कारण आता है? एक पॉइंट चार्ज के कारण आता था। तो इसलिए स्फेरिकल शेल के कारण जब हम बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो उस केस में हम इस स्फेरिकल शेल को क्या बोल सकते हैं? पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसके कारण वही आ रही है जो एक पॉइंट चार्ज की है। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि इस शेल का सारा चार्ज कहाँ कंसंट्रेट कर रहा है? इसके सेंटर पे ही कंसंट्रेट कर रहा है। ठीक है जी। तो ये तो हमारा फर्स्ट केस था जब हमारा जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो कहाँ हो? शेल से बाहर हो। ठीक है। सेकंड केस अब कहता है कि हमने माना जो हमारा पॉइंट है, जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो कहां पर है? शेल के सरफेस पे है। शेल के सरफेस कुछ नहीं है जी, सिर्फ एक ही डिफरेंस होगा। इस केस में जो स्मॉल आर और कैपिटल आर है वो सेम हो जाएंगे। देखिएगा ये हमारा स्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस क्या है? कैपिटल आर है, जो पूरी तरह से अंदर से खाली है। इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है क्यू। ठीक है। इस केस में जो हमारा एलिमेंट है या ये जो गॉसियन सरफेस है वो भी यहीं पे आएगा, तभी जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है वो यहाँ होगा। ठीक है। तो अगेन डायग्राम कंप्लीट करेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है। अप्लाई करते हैं। सो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी। अगेन द एंगल बिटवीन ई एंड डी एस इज 0, cos 0 is equal to q by epsilon naught. So E ds q by epsilon naught. अगेन E जो है वो कांस्टेंट होगा, अंदर सिर्फ ds बचेगा। E इंटू 4 पाई आर स्केयर q by epsilon naught। पिछली बार जो केस था उसमें हमारे पास यहाँ सिर्फ स्मॉल r था। सो E इज इक्वल टू q by 4 पाई epsilon naught into r square. So this is the electric field intensity in this case. Okay, एक बार ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हम शेल से दूर जा रहे थे, यानी हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट जब शेल के बाहर था, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या हो रही है? कम हो रही है, यानी कुछ ऐसे। ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या हो रही है? कम होगी। ठीक। लेकिन इस केस में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सरफेस पे है, और सरफेस पे जो डिस्टेंस के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा जी। क्या होगा? मैक्सिमम होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस इज मैक्सिमम। ठीक है। तो वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट केस पे चलते हैं, तब तक आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। चलें ओके। तो जो लास्ट केस है सिंपल है जी बिल्कुल। इस बार कहता है कि जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो शेल के अंदर है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ? शेल के अंदर है। तो जल्दी से डायग्राम कंप्लीट करेंगे कुछ इस तरह से ये। ठीक है। एंड दिस। ओके। तो देखिएगा ये जो है ये हमारा स्फेरिकल शेल है और ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। इस बार जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो कहाँ है? शेल के अंदर है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। ठीक है। और ये हमारा गॉसियन सरफेस है जिसकी रेडियस क्या है? हमारी r है। ठीक है। ये इसका सेंटर है और स्फेरिकल शेल अंदर से होलो है। अगेन वी हैव एरिया वेक्टर ds एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो करते हैं शुरू। अगेन बाय गोज लो E डॉट ds is q by में एप्सिलॉन नॉट। E डॉट ds is equal to q by में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। नाउ E और ds के बीच में एंगल 0 है, सो दिस इज q by एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अगेन cos 0 क्या होगा? 1 होगा, तो E ds इंटू 1 q by एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अगेन E इज ए कॉन्स्टेंट, सो कम आउट ऑफ द इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू q by एप्सिलॉन नॉट। सो E ds की जगह क्या आ जाएगा जी? 4 पाई r स्केयर q by एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इस केस में q है ही नहीं, क्योंकि जो शेल है वो अंदर से खाली है, वहां किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होगा। तो इसीलिए E इज आल्सो इक्वल टू 0। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। पॉइंट समझ में आया? तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इनसाइड द शेल। अब अगर हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, अगर हम यहाँ एक ग्राफ प्लॉट करें कुछ ऐसे, ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस है यानी r है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ही नहीं जी। ठीक है।
उसके बाद ये पॉइंट, ये सरफेस है, यहां पे R इज इक्वल टू कैपिटल R है, तो यहां पे फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसके बाद कम होना शुरू होगा कुछ ऐसे, और यहां पे तो फील्ड है ही नहीं। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल ग्राफ फॉर दिस केस। ओके, तो जल्दी से नोट करें, हम इसे ग्राफ दिखाते हैं फिर आपको। चलिए जी, तो ग्राफ देखिएगा कुछ ऐसा होगा। ये हमारा डिस्टेंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और ये ओरिजिन है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो ये हमारा टोटल ग्राफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कहाँ पे मैक्सिमम है, इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम है। और ये पॉइंट क्या है, व्हेन R इज इक्वल टू, यानी दिस, यानी ऑन दी सरफेस। ठीक है जी, तो बाकी कुछ एप्लीकेशन है इसकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आपको लेक्चर पसंद आया तो आप वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।